Jai Hind dear students, welcome in online classes of Sri Ram Public School. Myself Sadhana Dwivedi, I am your हिंदी टीचर। तो बच्चों आज आप लोगों के हिंदी साहित्य का टर्न है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 16 का भाग 4 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था पानी की कहानी। ठीक, उसमें मैंने आप लोगों को पानी की कहानी के बारे में बताया था, किस तरीके से पानी पहले भाप रहती है, फिर वो ठोस बन जाती है, फिर उसके बाद वो क्या होती है, फिर वो पानी बन जाती है और फिर भाप बन के आकाश में जाती है और फिर आकाश से फिर नीचे आती है और उसके बाद वो ओस बनती है। ओस बन के वो किस तरीके से सूर्य के निकलने पर अपने आप गायब हो जाती है। तो इसमें मैंने आप लोगों को पूरी कहानी बता दी, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी भेजे थे, वर्ड मीनिंग भी भेजे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं इसके आगे का पाठ आप लोगों को पढ़ाने चल रही हूँ, जिसका शीर्षक है सांप और बाज। बाज और सांप, जिसका शीर्षक है बाज और सांप, यानी पाठ 17। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसके लेखक के बारे में बताऊंगी कि इस कहानी के लेखक कौन हैं। इस कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। ठीक, इस कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले मैं निर्मल वर्मा के जीवन परिचय के बारे में बताती हूँ, यानी उनके जीवन के बारे में बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। और इसके बाद उनके जीवन के परिचय बताने के बाद क्या करूंगी मैं कि पाठ की कहानी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं, हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं, यानी सबसे पहले लेखक की जीवन परिचय की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए, ये हैं निर्मल वर्मा, यानी जो हम आप लोगों को पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ 17 बाज और सांप की कहानी। तो उसके लेखक जो हैं वो कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में बता रहे हैं। जीवन परिचय। निर्मल वर्मा 3 अप्रैल 1929 को इनका जन्म हुआ और 25 अक्टूबर 2005 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इतने सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। परिंदे 1985 से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियां अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती हैं। ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से 5वें निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बुनावट पर हिमाचल की पहाड़ी छायाएं दूर तक पहचानी जा सकती हैं। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है, यानी सबसे पहला स्थान है। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से ही वे बहुत ख्याति पाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहानी की प्रचलित कला में तो संशोधन किया ही, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयत्न किया है। ठीक है। हिंदी के महान साहित्यकारों में से अज्ञेय और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ही साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिम की संस्कृतियों के अंतर्द्वंद पर गहनता एवं व्यापकता से विचार किया है। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। ठीक, जैसा कि मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया।
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने के पश्चात अध्यापन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और एमए करने के बाद उन्होंने क्या किया, अध्यापन का कार्य किया, यानी पढ़ाने का कार्य किया। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर 1959 में वहां चले गए। ठीक है, और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार था, मतलब जितना उन्हें हिंदी आती थी उतना ही उन्हें इंग्लिश भी आती थी। ठीक है, दोनों भाषाओं पर उनका कंट्रोल था, अधिकार था। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक आलेख और रिपोर्टाज लिखे, जो आपके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। ठीक है, जो उन्होंने निबंध संग्रह बनाए लिखे हैं उसमें इस तरीके के समस्याओं पर अनेक आलेख लिखे गए हैं। सन 1970 में आप भारत लौट आए। ठीक, ये 1959 में चले गए थे, फिर 1970 में भारत आ गए और स्वतंत्र लेखन करने लगे और फिर अपने लेखन में लग गए कि मतलब आज़ादी पूर्वक जो भी उनका मन करता था, जिस पर भी लिखने का मन करता था, वो अपना लेखन कार्य करते थे। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। आप नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां आदि कहानी संग्रह और वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा, सुख तथा अंतिम अरण्य उपन्यास उल्लेखनीय हैं। मतलब इतने सारे जो मैंने बताए ये सब उनकी कहानियां और उपन्यास हैं। ठीक है, निर्मल वर्मा की हायर सेकेंडरी शिमला से ही पूरी हुई। इसके बाद दिल्ली के चर्चित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने इतिहास विषय में एमए किया। कहानी लेखन का बीज कॉलेज जीवन में ही पड़ा, मतलब वो जब कॉलेज में थे तभी से ही उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। उन्होंने अपनी पहली कहानी कॉलेज की हिंदी मैगजीन के लिए लिखी थी। कुछ समय तक उन्होंने दिल्ली के किसी प्राइवेट कॉलेज में अध्यापन भी किया था, मतलब दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने पढ़ाने का काम किया था। 1959 में निर्मल वर्मा को ओरिएंटल इंस्टीट्यूट प्राग और चेकोस्लोवाक लेखक संघ द्वारा यूरोप आमंत्रित किया गया। ठीक, वहां इन्हें आधुनिक चेक लेखकों की कृतियों का हिंदी अनुवाद निकालने की जिम्मेदारी मिली। मतलब वहां के लोग इंग्लिश में लिखे थे, तो इंग्लिश में जो था उसको उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करना था, हिंदी में अनुवाद करना था। इनके निर्देशन में ही कैरेल चापेक, जीरी फ्राइड, जोसेफ इस्कोवसर्की और मिलान कुंदेरा जैसे लेखकों की कृतियों का हिंदी अनुवाद सामने आया। ठीक, इनके द्वारा ही इन सभी के लेखन का हिंदी अनुवाद किया गया। 1970 तक निर्मल यूरोप प्रवास पर रहे। 1970 तक वो यूरोप में रहे। इसके पूर्वी पश्चिमी हिस्सों में खूब भ्रमण किया, मतलब खूब टहले घूमे। वहां रहकर उन्होंने आधुनिक यूरोपीय समाज का गहरा अध्ययन किया। जब वो वहां थे तो वहां पे उन्होंने यूरोपीय समाज का गहरा अध्ययन किया कि मतलब वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या होता है वहां, इस तरीके के सारे अध्ययन किए। इस अध्ययन का असर उनके भारतीय सभ्यता और धर्म संबंधी चिंतन पर भी हुआ। इनके लेखन और चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्राप्त हुआ। यूरोपीय समाज और संस्कृति पर लिखे हुए उनके कुछ लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में भी प्रकाशित हुए। ठीक, यूरोप से वापसी के बाद निर्मल वर्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला में फेलो चयनित हुए। यहां रहते हुए उन्होंने साहित्य में पौराणिक चेतना विषय पर रिसर्च किया। ठीक,
वह 1981 से 83 में, ठीक है, 1981 से लेकर 83 तक में निराला सृजन पीठ भोपाल और 1984 में यशपाल सृजन पीठ शिमला के अध्यक्ष रहे। ठीक है, अब इनके कार्य क्षेत्र देखिए। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो 1973 में थे। निराला सृजन पीठ भोपाल 1981 से 83 और यशपाल सृजन पीठ शिमला के अध्यक्ष रहे। ठीक है, 1988 में इंग्लैंड के प्रकाशक रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर प्रकाशित हुआ। इसी समय बीबीसी द्वारा उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रसारित हुई। ठीक, तो ये तो था निर्मल वर्मा के जीवन के बारे में कुछ जानकारियां, जिसे मैंने आप लोगों को दे दी। अब इन्होंने जो ये कहानी लिखी है बाज और सांप, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब चलते हैं हम अपने कहानी की तरफ, जिसका नाम है बाज और सांप। तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये आपके हिंदी साहित्य का पाठ 17 है, यानी अध्याय 17 है, जिसका नाम है बाज और सांप। तो शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। ठीक है, ये कहानी शुरू होती है तो यहां पर क्या सबसे पहले बताया जा रहा है कि समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। ठीक है, समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। जो समुद्र की तूफानी लहरें थी वो धूप में चमकती थीं, झिलमिलाती रहती थीं दिन भर और पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। पर्वत की जो अंधेरी घाटियां थीं वहां पर एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। आप लोग जानते हैं जो नदी है वो बहती हुई कहाँ जाती है, समुद्र में मिलती है। तो यहाँ पर यही कहने का तात्पर्य है लेखक का कि जो नदी है वो अपने रास्ते से जब जाती है तो जो इधर उधर पत्थर बिखरे रहते हैं तो उन्हें तोड़ते हुए और शोर मचाते हुए जाती है। किस तरफ? समुद्र से मिलने की तरफ, मतलब समुद्र में मिल जाने के लिए। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वो स्थान जहां पर नदी और समुद्र मिलते थे, वहां जो लहरें उठती थी वो कैसी दिखती थी? दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें, ठीक, ये सारी चीजें वो अपनी गुफा में बैठा हुआ देखा करता था। वह मन ही मन खुश होता था। वो मन ही मन खुश होता था। क्यों खुश होता था? क्योंकि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, सुखी और सुरक्षित महसूस करता था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। अब वहां पर कोई और नहीं था, ना तो उसे किसी से दिक्कत होती थी, ना कोई उसे परेशान करने वाला था। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था और बहुत ज्यादा खुश रहता था। वो अपने गुफा का मालिक खुद था। ठीक है, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह बहुत दूर था। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? कि उसे ना तो किसी से कुछ लेना है, ना किसी से कुछ देना है। दुनिया की भाग दौड़ से और छीना झपटी से वो बहुत दूर है। यही सबसे बड़ा सुख उसके लिए था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आकर गिरा। ठीक है, जिस गुफा में वो सांप रहता था
उसमें क्या होता है कि एक दिन एक अचानक आकाश में उड़ता हुआ एक खून से लथपथ बाज, एक बाज उड़ रहा था आकाश में जो कि खून से लथपथ था, खून से भीगा हुआ था। वो अचानक उस गुफा में आके गिरता है। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। उसके सीने पर जो था वो बहुत ज्यादा जख्म लगे थे, मतलब घाव, जख्म यानी घाव, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको चोटें लगी थी। पंख खून से सने थे, जो उसके पंख थे वो पूरे खून से भीगे हुए थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था और यही लग रहा था कि अभी वो मर जाएगा। मतलब वो समझो आधा मरा हुआ था, अधमरा यानी आधा मर चुका था और जोर जोर से सांस ले रहा था, हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी। जैसे ही वो जमीन पर गिरा वो बहुत तेज चिल्लाया, पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। अब उसको क्यों लौटने लगा? क्योंकि उसको भाई चोट लगी थी तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। किसी को भी चोट लगती है तो दर्द होता है, तो वो भी छटपटा रहा था और अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। जो सांप वहां पर बैठा था वो डर गया कि अब क्या होगा और डर के एक कोने में छिपकर बैठ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। फिर उसको एहसास हुआ सांप को कि ये बाज जो है वो मरने वाला है, उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं और उससे डरना बेकार है, ठीक है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा, ठीक है। क्या होता है कि जब सांप ये सोचता है कि ये तो बाज जो है वो मरने वाला है, उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, अब मैं इससे क्यों डर रहा हूं, इससे डरना बेकार है। फिर वो बहुत हिम्मत करता है और हिम्मत करके रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जाकर पहुंचता है, ठीक है। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। सांप क्या करता है कि उसकी तरफ बहुत देर तक पहले देखता रहता है, उसके बाद मन ही मन वो बहुत खुश होता है और खुश होकर बोलता है, क्यों भाई इतनी जल्दी ही मरने लगे, इतनी जल्दी मरने क्यों तैयार हो गए। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। बाज एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद उससे कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाज कहता है, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। बाज उससे बताता है कि मेरी जिंदगी बहुत मजे से कटी, मैं बहुत आराम से था अब तक, मुझे कोई भी शिकायत किसी से नहीं है। मैंने अपने जिंदगी के सारे सुख सुविधा आराम से भोगे, मतलब आराम से उसमें मेरे जीवन में सारी सुख सुविधाएं थी, मैंने उसका भरपूर आनंद उठाया। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। बाज बताता है कि जब तक मेरे शरीर में ताकत थी तब तक ऐसा कोई सुख नहीं था जिसका मैंने आनंद ना उठाया हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं। फिर बताता है कि मैं तो बहुत दूर दूर तक उड़ा हूं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। आप लोगों ने देखा होगा जो बाज उड़ते हैं तो कैसे ऊंचाई तक उड़ते हैं, तो वो बताता है कि मैं तो बहुत दूर दूर तक उड़ा हूं, आकाश की असीम ऊंचाइयों, मतलब बहुत ज्यादा जो ऊंचाइयां हैं वहां तक गया हूं, उसकी ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे।
फिर बाज सांप से कहता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? सांप कहता है कि अच्छा, आकाश क्या करूं मैं? आकाश का, आकाश में को लेकर मैं क्या करूंगा? आकाश में उड़कर भी मैं क्या कर लूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? आकाश में क्या रखा है जो मैं आकाश तक जाऊं? ठीक है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? पूछता है बाज से कि क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहां होगी। फिर सांप अपनी गुफा की बड़ाई करता है कि तुम्हारे लिए तो आकाश ठीक है, तुम अपने आकाश में रहो, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी गुफा ही सबसे अच्छी है, इतना आराम और इतनी सुरक्षित जगह और कहीं दुनिया में नहीं होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप जो था वो मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था कि ये कितना मूर्ख है। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। सांप सोच रहा था कि अरे ये उड़ता है, मैं रेंगता हूं, तो इसमें कौन सा अंतर है? ये भी चलता है, ये अपनी चाल से चलता है, मैं अपनी चाल से चलता हूं, अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। सांप सोचता है अपने मन में कि ये उड़ के क्या किया, क्या ये मरने से बचा? नहीं बचेगा मरने से, इसको भी मरना है और मुझे भी मरना ही है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये जो शरीर है हमारा वो किस चीज का है? मिट्टी का है, और ये मिट्टी में ही मिल जाना है। तो सांप इस तरीके से सोचता है। ठीक है, तो सांप सही सोचता है। हम सबका शरीर जो है वो कैसा है, किस चीज का है? मिट्टी का है, और मरने के बाद ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। ठीक, तो आज मैं इस कहानी का इतना ही भाग पढ़ाऊंगी। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी बताऊंगी। आज बस इतना ही। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, बाज और सांप नामक कहानी के लेखक कौन है? ठीक, तो सबसे पहले आप लेखक का नाम लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, सांप कहाँ रहता था? तीसरा प्रश्न है, समुद्र की लहरें दिन भर क्या करती थीं? मैंने आपको पढ़ के बताया कि किस तरीके से है, कहाँ पे सांप रहता था, समुद्र की लहरें दिन भर कैसे करती थीं। ठीक, तो वहीं से आप लोग लिख लीजिएगा। नदी कहाँ बहती थी? ठीक है, नदी कहाँ बहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी किस प्रकार समुद्र की ओर लपकती जाती थी? छठा प्रश्न है, कहां पर लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी? ठीक, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सांप मन ही मन क्यों खुश होता था? इसके बाद है, सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? और अंतिम प्रश्न है, एक दिन क्या घटना घटी? ठीक, तो ये आप लोगों के 9 प्रश्न मैंने बताए हैं। 9 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और उसको याद भी करना है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।